आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 8:50 हो चुके हैं। शुरू हो चुकी है न्यूज की पाठशाला। मैडम आ चुकी है। क्लास आपसे जुड़े हर उस विषय की जिसे पढ़कर आप देश के सजग नागरिक बनेंगे और न सिर्फ अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे बल्कि कर्तव्यों को भी याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इस वादे के साथ, पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि पाठशाला में आज कौन कौन से चैप्टर्स आपके सामने रहेंगे और सब्जेक्ट्स जिन पर लगेगी क्लास। चैप्टर नंबर 1 राजनीति शास्त्र की क्लास। देश आज राहुल गांधी के भाषण में से क्या याद रखे और क्या भूले। नेता विपक्ष 53 मिनट बोले, सड़क संसद का फर्क क्या भूले। चैप्टर 2 संवैधानिक अधिकारों की क्लास। आंदोलन खत्म हो गया तो दोबारा शुरू करने की बात क्यों। आर्मी और आरएएफ का फर्क नहीं पता, आजादी की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 कानून की क्लास। सीजेपी पर देश के जाने माने वकील महेश जेठमलानी का विस्फोटक सवाल, क्या है आंदोलन में फंडिंग की इनसाइड स्टोरी, हमने जानने की कोशिश की इन्हीं से सवाल करके। और फिर चैप्टर नंबर 4 अर्थशास्त्र की क्लास। प्रिंटिंग नई, पहचान वही, नोट नए, ठाट वही, कागज के नोट भूल जाइए, अब प्लास्टिक नोट का जमाना आ चुका है। और एक प्लास्टिक नोट यहाँ मेरे पास भी है, हमारा नहीं किसी और देश का, लेकिन खासियत क्या है आपको बताऊंगी प्रैक्टिकल क्लास में, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। और इंतजार तो आपको करना होगा हमारे स्पेशल सेगमेंट का भी, जिसमें हम आपको बताएंगे ऐसा मंदिर जहां तपती गर्मी में सर्दी रहती है। सोचा है कभी? लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले केस में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी क्लीन चिट। ट्रायल कोर्ट ने 2015 में मनमोहन सिंह को भेजा था समन। 11 साल तक लंबित रहने के बाद अब कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। भारी भरकम हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। मुबारक। सांसदों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया। अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा बिल। दोनों सदनों से पास होने के बाद बनेगा कानून। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को पास किया। संशोधन के तहत वंदे मातरम के अपमान पर हो सकती है 3 साल की जेल और जुर्माना भी। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और वीडियो सर्कुलेट करने वालों पर एफआईआर दर्ज। 26 न्यूज पोर्टल और एक्स हैंडल्स को भेजा गया नोटिस। बंगाल में पत्थर खदान व्यापारी के रिश्तेदार पर बड़ा छापा। बीरभूम में सरकारी बस के पूर्व ड्राइवर के पास से मिला 15 किलो सोना। अब तक 5 करोड़ की नकदी बरामद। पैसे गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। गुजरात के जामनगर में अनजान वायरस बच्चों की जान ले रहा है। बीते 10 दिन में 5 बच्चों की मौत हो गई है, 2 का इलाज जारी है। असम के 7 जिलों में बाढ़ से भयंकर तबाही की तस्वीरें आ रही है। पिछले 24 घंटों में 7 और लोगों की जान चली गई है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। 3.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित है। नदियों के उफान की वजह से ट्रेनों के रूट में भी बदलाव। चलिए शुरू करते हैं। दिन भर का रिवीजन हो चुका है। पाठशाला में पॉलिटिकल साइंस की क्लास। नीट का पेपर रद्द हुआ। उसके 78 दिन बाद लगभग 36 दिन का प्रदर्शन, उसके बाद जंतर मंतर की तस्वीरें सामने आने के बाद, जेन जी के नाम पर तमाम चेहरे उभरने के बाद और लंबी राजनीति, आरोप प्रत्यारोप, खींचतान के बाद आज आखिरकार लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक यानी एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। इसका मतलब जानते हैं आप? जेनजी की भाषा में क्या कहते हैं इसे? तालियां। इसमें 2 हाथों की जरूरत नहीं होती है। वैसे संसद के भीतर सुधार की चर्चा से ज्यादा ध्यान खींचा भारी शोर शराबे और हंगामे ने।
ऐसा लगा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर तथ्यों और तर्कों की जगह तेवर वाली राजनीति को अहमियत दे रहे हैं। एंटी पेपर लीक बिल पर बोलने के लिए राहुल गांधी को 53 मिनट का समय मिला। कितना? 53 मिनट। लेकिन अपनी बात रखते रखते वो कुछ ऐसे दावे कर बैठे जिन्हें संसदीय मर्यादा के खिलाफ माना गया, तथ्यहीन माना गया और संसद की कार्रवाई से हटाना पड़ा। बिना पुख्ता सबूत के राहुल गांधी ने सदन में गृह मंत्री अमित शाह और 20 जुलाई के पुलिस एक्शन को आपस में जोड़ दिया। उन्होंने यह भी कहा कि देश के शिक्षा मंत्रालय को असल में आरएसएस चला रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें अपना भाषण पूरा नहीं करने दिया गया और इसीलिए उन्होंने सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उनके भाषण के लिए 53 मिनट का समय भी क्यों कम पड़ गया जानते हैं आप? क्योंकि सारा टाइम टोकने, रूठने और मनाने में निकल गया। इसकी वजह रही राहुल गांधी की एक कहानी। राहुल जी ने एक छात्रा लवली से हुई बातचीत का हवाला दिया। छात्रा का नाम क्या था? लवली। आगे बढ़ने से पहले कहानी का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुना देती हूँ। सुनाओ? मैं नहीं, राहुल जी सुनाएंगे। I asked her. I said, yeah, very good definition. What's the most important value of a student? She said in 1 second, humility. I said, why? She said the student knows that they do not know the truth. The student respects. So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. आपको फिर से याद दिला दूं, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो एक छात्रा लवली के हवाले से कहा और लवली ने राहुल जी के सामने 3 कैटेगरी गिनाई। स्टूडेंट वाली कैटेगरी, इडियट वाली कैटेगरी और अंधभक्त वाली कैटेगरी। लवली के मुंह से इडियट शब्द सुनाने पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जता दी। राहुल गांधी बार बार दोहराते रहे कि उन्होंने खुद किसी को इडियट नहीं कहा, सिर्फ उस छात्रा के शब्द सुनाए हैं। लेकिन सदन में हंगामा थमा नहीं और जब व्यवधान बढ़ गया तो उन्होंने कहा अगर सिर्फ बीजेपी को बोलने दिया जाएगा तो हम बैठ जाते हैं। आरोप लगाया उन्होंने कि उनका माइक जानबूझकर बंद किया जा रहा है और वो भी तब हो रहा था जब माइक खुला था। देख लीजिए। He's not giving me mic. तो गिव माइक को। सर माइक तो दीजिए। माइक तो दीजिए। माइक दीजिए लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है। माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है। खैर, राहुल जी ने जो कुछ भी कहा उस पर फैक्ट के साथ सब कुछ क्लियर करूंगी मैं। लेकिन इस बीच हमारी भी बात एक छात्रा से हुई। नाम है उसका डॉली। क्या नाम है? डॉली। पढ़ाकू लड़की है, संविधान की किताब अपने बैग में रखती है। मैंने डॉली से पूछा तुम स्टूडेंट हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा हाँ, लेकिन स्टूडेंट सिर्फ संविधान को लेकर घूमता ही नहीं है, पढ़ता भी है, समझता भी है और उसका सम्मान भी करता है। संविधान कहता है कि नेता प्रतिपक्ष बहुत जिम्मेदार पद है, शैडो प्राइम मिनिस्टर है। सदन को व्यवस्था के मुताबिक चलाने में सत्ता पक्ष की जितनी भूमिका होती है उतनी ही विपक्ष के नेता की भी होती है। और संविधान क्या, हमने तो स्कूल में नागरिक शास्त्र की किताब भी पढ़ी है, उसमें भी ये जिक्र है। नेता विपक्ष वो होता है जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यानी रचनात्मक आलोचना करे, विकल्प दे और इन सब के बीच सदन की मर्यादा बनाए रखे, क्योंकि उसके भाषण का असर होता है। लोग सुनते हैं, जनमत तैयार करते हैं। डॉली ने बातचीत के दौरान इस बात पर हैरानी जताई कि नेता प्रतिपक्ष सदन में इडियट शब्द बार बार क्यों दोहरा रहे हैं। ठीक है कि वो अपनी बात रखने के लिए किसी तीसरे का सहारा ले रहे हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई में वो शब्द तो उन्हीं के मुंह से निकला ना। इस शब्द पर आपत्ति हुई ना, फिर वो कैसे बोल सकते हैं? और जब विपक्ष ने शोर किया तो नेता विपक्ष नाराज होकर बैठ गए। क्या यही जिम्मेदारी है? क्या यह संविधान की भावना है? डॉली यहीं नहीं रुकी, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करती है, संसद की कार्रवाई देखती है। कल के भाषण का भी हवाला देने लगी, सवाल करने लगी आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामकोटी के बारे में क्या कहा गया।
एक ऐसे वैज्ञानिक जो देश के स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति बनाने वाली टीम को लीड कर चुके हैं। गौमूत्र पर उनके बयान पर वैज्ञानिक बहस हो सकती है, लेकिन उन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट कहकर मजाक उड़ाना संवेदनहीनता नहीं तो और क्या है? देश के वैज्ञानिक का अपमान क्या संसद की गरिमा बढ़ाता है? डॉली ने जो आगे बात कही, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उसने भी 3 श्रेणियां गिनाई आज। कहने लगी, एक कैटेगरी में स्टूडेंट होता है जो संविधान पढ़ता है, सदन की मर्यादा समझता है, जिम्मेदारी निभाता है। दूसरी श्रेणी उन लोगों की होती है जो खुद को सबसे ज्ञानी समझता है, हर बात को कहानी के जरिए घुमा फिरा कर बोलता है और जब जवाब मांगा जाए तो रूठ कर बैठ जाता है। तीसरी श्रेणी वो होती है जो ऐसे लोगों का अनुसरण करती है, बिना सोचे समझे तालियां बजाती है। डॉली ने मुस्कुराते हुए कहा, नेता विपक्ष या प्रमुख विपक्षी दल का काम बेहद जिम्मेदारी भरा है। वो सिर्फ विपक्ष की आवाज नहीं, बल्कि लोकतंत्र का संतुलन है। अगर वो खुद असंसदीय भाषा का सहारा ले, वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाए, सदन में आए, अपनी बात बोले, दूसरे की ना सुने या सुनने से पहले सदन छोड़कर चला जाए, तो कैसे चलेगा? और जेनजी डॉली ने नेता विपक्ष के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया, जाहिर है हम यहां नहीं कहेंगे, क्योंकि पाठशाला में भी कई शब्द वर्जित है। हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना करेंगे। लवली की कहानी राहुल गांधी ने सुनाई, डॉली की कहानी हमने सुनाई। फर्क सिर्फ इतना है कि डॉली ने संविधान का हवाला दिया, जिम्मेदारी का हवाला दिया और सदन की गरिमा का हवाला दिया। अब फैसला आपका, कौन सी कहानी ज्यादा सच के करीब है, मैं आप पर छोड़ती हूं। नेता विपक्ष कैसा होना चाहिए, इसके लिए आपको किसी रूल बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी लोकतंत्र ने, इसी संसद ने ऐसे ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जो इस सवाल का बेहद खूबसूरती से जवाब देते हैं। 11 अप्रैल 1997 का दिन था। कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त मोर्चा सरकार से अपना बाहरी समर्थन वापस ले लिया था। प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने लोकसभा में विश्वास मत पेश किया। सदन के नेता विपक्ष ने जो भाषण दिया वो कमाल का था। सिर्फ 1 मिनट का भाषण सुन लीजिए। कटाक्ष भी है, सौहार्द भी है। भाषण के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों की तालियां भी हैं, दोनों के ठहाके भी हैं, क्योंकि नेता विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। आज राहुल गांधी को भी ये भाषण सुनना चाहिए। सुनेंगे? आदरणीय नरसिंह राव जी यहाँ बैठे हैं। मैं अगर एक घटना का उल्लेख करूं तो मैं समझता हूं कि वो उसको गलत नहीं समझेंगे। हम लोग कहीं दोपहर के भोजन पर थे, तो उस भोजन में, उस सरकारी भोजन था, उस भोजन में स्वीट डिश के रूप में तरबूज दिया गया था खाने के लिए, और तरबूज फीका था। तो इसकी किसी ने शिकायत की। नरसिंह राव जी के पास बैठने वाले किसी मित्र ने शिकायत की कि ये तरबूज क्यों दिया गया, ये फीका है, ये बेमौसम का है। तो अगर मेरे सुनने में गलती नहीं हुई तो नरसिंह राव जी ने कहा कि अगर बजट अधिवेशन में समर्थन वापस का प्रस्ताव आ सकता है तो हर मौसम में तरबूज क्यों नहीं आ सकता। अपनी बात कहने या समझाने या विरोध दर्ज कराने के लिए हमेशा अड़ जाना या आक्रोश दिखाना कहां तक उचित है? सौम्य और विनम्र होकर भी आलोचना की जा सकती है, हम भी सीख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? सरकार का विरोध करते करते पूरे देश को ही 3 कैटेगरी में बांट दिया: स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी कैटेगरी गिनाने पर आ ही गए हैं, तो हमने सोचा हम भी बड़ी विनम्रता से नेता विपक्ष की 3 कैटेगरी बता दें। नोट बाबू को प्रणाम कीजिए। आज तो राहुल जी भी है नोट बाबू के एकदम बगल में। तो भाई एलओपी की 3 कैटेगरी हो सकती है। पहली कैटेगरी क्या हो सकती है? पॉलिसी मेकर की, कि आप पॉलिसी बनाएं और सरकार के सामने रख दें और कहिए बॉस दिस इज व्हाट आई वांट।
दूसरी कैटेगरी है रचनात्मक आलोचक की। एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव आलोचक, पॉलिसी मेकर जो सरकार की खामियां सामने लाए लेकिन ठोस सुझाव के साथ। एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक, जो सरकार की नीतियों की आलोचना तो करते हैं लेकिन तथ्यों, आंकड़ों और सबूतों के दम पर, और ऐसा कि सरकार बैकफुट पर आ जाए। और तीसरी कैटेगरी होती है परफॉर्मेंस आर्टिस्ट की, जिनका काम संसद के पटल पर बहस के बजाय सनसनी पैदा करना होता है, बिना सबूत के आरोप लगाना होता है, हेडलाइंस पर छा जाना होता है। ये 3 कैटेगरी है। अब तीनों में से तय करना है कि कौन सी कैटेगरी इस देश को चाहिए, एलओपी की। और एलओपी भी ये तय कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में फिट होना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहा कि बोलने का मौका नहीं है और ना दिया है इन लोगों ने, पक्षपात किया है, माइक बंद कर दिया है, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। आइए जरा सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि गृह मंत्री ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया। उन्होंने छात्रों पर पैलेट गन से हमला करने की अनुमति दी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली पुलिस के अफसरों से बात करते हुए देखा। सच्ची कह रहे हैं, सुनिए। When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear, he was aware of what was going on the street. Now, there are 2 possibilities. Possibility number 1 is he gave the order to shoot people with pellet guns, or he didn't know it was happening. Well, if he didn't know it was happening, he's incompetent. बहुत समझदारी से राहुल गांधी ने पॉसिबिलिटी शब्द का इस्तेमाल किया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। तो आरोप, संसद की कार्रवाई और देश की राजनीति अनुमानों पर नहीं, ठोस सबूतों पर चलती है। राहुल जी, आप कह रहे हैं मैंने गृह मंत्री को फोन पर बात करते देखा, लेकिन क्या यह सबूत है कि फोन पर बात पैलेट गन चलाने की हो रही थी? आपने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करना तो देश के गृह मंत्री का अधिकार है और कर्तव्य भी। हो सकता है वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार से बात कर रहे हो सकता है आरएएफ के चीफ आईजी सीमा दुनिया से बात कर रहे हो, क्योंकि जिस दिन का हवाला राहुल गांधी दे रहे हैं ये वो दिन था जब जंतर मंतर पर हालात बेकाबू हो रहे थे। तो फिर एक प्रशासनिक संवाद को सीधे गोली चलाने के आदेश से जोड़ देना कहां तक उचित है और कैसा बयान है? राहुल गांधी एक और बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है। इसका मतलब कि वो नाकाबिल है, वो ये कह रहे हैं, और अगर उन्होंने आदेश दिया था तो वो दोषी है। राहुल गांधी का कहना है कि इसके अलावा कोई तीसरी बात तो हो ही नहीं सकती। अब देखिए हुक्म, मैं पत्रकार हूं, नेता नहीं, लेकिन राजनीति का ये कलेवर कई सालों से देखती आ रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से 2 ही ऑप्शन सामने रखे, इसे राजनीति और तर्कशास्त्र की भाषा में कहते हैं क्लासिक फॉल्स डिलेमा। ये वो वाला पैतरा है, यानी जनता को यह सोचने पर मजबूर कर देना कि तीसरा कोई रास्ता या ऑप्शन है ही नहीं, सच्चाई है ही नहीं, या तो ये या तो ये। क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने और उपद्रव रोकने के लिए स्थिति का आकलन करना अक्षमता है? राहुल गांधी ने संसद के अंदर भी गृह मंत्री पर यही आरोप लगाए, जिसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। चर्चा करनी थी एंटी पेपर लीक बिल पर, लेकिन उस पर बात न करके उसके अलावा सारी बातें कही गई। संसद नियमों से चलती है, ये हमें नहीं भूलना है। ऐसा नहीं है कोई भी सांसद कभी भी कुछ भी उठकर बोल सकता है, क्योंकि उसका दिल कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है आई एम एंटाइटल्ड टू स्पीक। राहुल गांधी ने जिस तरह बिना किसी ऑन रिकॉर्ड कागज के गृह मंत्री पर संगीन आरोप लगाए, उससे लोकसभा की रूल बुक के 3 सबसे बड़े नियम टूटते हुए दिखे। आप जानना चाहेंगे वो 3 नियम? पहला है नियम 353,
जिसके मुताबिक संसद में किसी पर भी कोई गंभीर या संगीन आरोप लगाने से पहले स्पीकर को लिखित में नोटिस देना आवश्यक है, अनिवार्य है। दूसरा नियम 349, जिसके मुताबिक कोई भी सांसद संसद के भीतर बाहर की किसी भी खबर, सोशल मीडिया के दावे या कागज का हवाला तब तक नहीं दे सकता जब तक वो खुद उसकी सच्चाई को ऑथेंटिकेट ना करते, यानी प्रमाणिक ना करते। तीसरा नियम 368, अगर कोई मंत्री या सदस्य सदन में किसी सरकारी कागजात या आधिकारिक रिपोर्ट का हवाला देता है तो उसे वो दस्तावेज सदन के टेबल पर रखना होता है। ये 3 रूल्स, इनमें से किन नियमों का पालन राहुल जी ने किया, मैं आप पर छोड़ती हूं। राहुल गांधी, आपने संसद में खड़े होकर देश के गृह मंत्री पर बहुत आसानी से आरोप लगाए, आप लगाइए, लेकिन ये आरोप तब और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं जब आपके पास ठोस सबूत हो। आपने आरोप लगा दिया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश दिए, लेकिन राहुल जी, राजनीति में आरोप लगाने से पहले इतिहास के पन्ने पलट लेना बहुत जरूरी होता है। जब आप उंगली किसी और की तरफ उठाते हैं तो याद रखिए, इतिहास की 3 उंगलियां आपकी अपनी पार्टी और सरकार के रिकॉर्ड की तरफ इशारा करेगी। और याद दिला सकती हूं मैं, आप कहें तो 7 नवंबर 1966 दिल्ली, पीएम थी दादी इंदिरा गांधी। राहुल की गौ हत्या पर प्रतिबंध की मांग कर रहे साधु संतों की भीड़ पर संसद के बाहर पुलिस फायरिंग हुई। संसद मार्ग की वो सड़कें जहां से लोकतंत्र की आवाज गूंजनी चाहिए थी, वो गोलियों की गूंज और चीख पुकार से भर गई। निहत्थे संतों पर, जिनके हाथों में त्रिशूल और कमंडल थे, सीधी गोलियां बरसा दी गई। सरकारी आंकड़ा 10 मौतों का है, लेकिन कहा जाता है कि सैकड़ों मौतें हुई। तब कौन जिम्मेदार था, बताइए। अगर ये काफी नहीं है तो एक और घटना सुनिए। 19 अप्रैल 1976 इसी दिल्ली के तुर्कमान गेट आपातकाल के दौरान विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस और सीआरपीएफ की फायरिंग हुई। सरकारी आंकड़ा 6 मौतों का दिया गया, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर की किताब द जजमेंट के मुताबिक 150 लोगों की मौत हुई। तब भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इसीलिए राहुल जी, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार आपका है, सबका है, लेकिन विरोध जब केवल सनसनी, आक्रोश और बिना तथ्यों के आरोपों तक सीमित रह जाए तो वो गंभीरता खो देता है। क्योंकि शोर से सुर्खियां तो बन सकती है, लेकिन जनमत हमेशा संयम और गंभीरता से ही बनता है। अब संवैधानिक अधिकारियों की क्लास, ये उम्मीद रखते हुए कि एलओपी लवली की ही तरह डॉली की बात भी सुनेंगे। अब जरा बात हो जाए संवैधानिक अधिकारों की। शनिवार को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर 36 दिन चला आंदोलन खत्म हो गया। हम इसे 36 कहते हैं, कई लोग कहते हैं 49 दिन। लेकिन क्या वो आंदोलन फिर से शुरू होगा? ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसी धमकियां दी जा रही है सीजेपी के 3 सबसे बड़े चेहरों की तरफ से। सबसे पहले आप तीनों के बयान को सुन लीजिए, उसके बाद बात होगी। सरकार ये सब ना करे। ये बच्चे थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। लाठियां खाई है 20 जुलाई को। अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही, तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर FIRs है पहले से, उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना। अगर जल्दी ही इसमें हमें अपडेट नहीं मिलती है तो हम फिर से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हम अपने किसी भी छात्र या युवा को पीछे नहीं हटने देंगे, परेशान नहीं होने देंगे। सीजेपी के इन 3 चेहरों की धमकी इसलिए सामने आई क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर एक आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, no coercive action against protesters other than those with criminal antecedents. However, no stay on investigation in FIRs. इसका मतलब बताओ? जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनके खिलाफ पुलिस कोई सख्त या दबाव वाली कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन जिन FIR की जांच चल रही है, उस जांच पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगेगी। आगे आपको समझ में? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जब सीजेपी के लोगों को इसी आदेश से परेशानी हो रही है,
तो सवाल तो उठेगा, क्योंकि ये कोर्ट की तरफ से है। सीजेपी का कहना है कि कोर्ट ने आपराधिक रिकॉर्ड वाली शर्त कैसे जोड़ दी। कमाल है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपके मन का आदेश नहीं दे रहा, तो आप फिर प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। आपके मन का ना हो तो सरकार खराब, चलो लोकतंत्र है, आप कह सकते हैं, विरोध चलता है। अब आपके मन का ना हो तो सुप्रीम कोर्ट भी गलत। ये लोग खुद को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ा जानकार मानने लगे हैं क्या? संविधान की जो किताब जंतर मंतर पर लहराई जा रही थी, उसको पढ़ा भी इन लोगों ने कि नहीं पढ़ा, या वो भी खाली पन्ने थे? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 215 में साफ लिखा है कि सरकार कोर्ट के किसी निर्णय, आदेश को जानबूझकर नहीं टाल सकती है। बहुत क्लियरली लिखा है। तो क्या सड़क पर उतरकर एक मंत्री का इस्तीफा लेने के बाद दीपके, रांका और सौरभ दास को यह लगने लगा है कि वो संविधान से ऊपर हो गए? अगर इज्जत मिलती है तो उसे संभालना भी सीखना होगा। हर जायज नाजायज मांग पर हट कभी कभी परेशानी का सबब बन जाता है, क्योंकि आप ही लोग प्रदर्शन के दौरान ये कह रहे थे कि जो हिंसा कर रहे हैं वो आप लोगों के नहीं हैं, जो हिंसा कर रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? आपको याद है कि नहीं है? अगर भूल गए हैं आप तो मैं सुनवा देती हूं। प्लीज रोल। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए। हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। अरे भैया चेक करो, ये अभिजीत, दीपके और सौरभ दास ही है ना कि एआई अवतार था? रियल है ना? तो फिर अब एंटी सोशल एलिमेंट्स किसी भी पार्टी के हो, बीजेपी के हो कि किसी के भी हो, केस होना चाहिए ना, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। आम प्रोटेस्टर्स, वो जेन जी जो वहां पहुंचे थे, उनके बीच अगर ये आपराधिक तत्व घुस गए हैं, उनको भी तो इमेज क्लीन करनी होगी ना। उसके लिए जरूरी है कि ये जितने भी वहां पर असामाजिक तत्व थे उनकी पहचान हो, और ये लोग ही कह रहे थे। और अगर ये ही लोग हैं तो फिर हिंसा करने वालों के लिए आज प्रदर्शन की धमकी कैसे दे सकते हैं? क्या फिर से किसी तरह प्रदर्शन करने और लाइमलाइट में आने का बहाना खोजा जा रहा है? अगर प्रदर्शनकारी बीजेपी के थे तो फिर उन्हें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल कैसे? मतलब कोई लॉजिक बनता है? कोर्ट साफ कह रहा है कि जिन पर पहले से केस हैं उन्हें छूट नहीं मिलेगी, फिर काहे की धमकी? आप लोग प्रदर्शन में शामिल 101 ऐसे लोगों को बचाना चाहते हैं जो हत्या के आरोपी हैं, 61 ऐसे लोग हैं जो बलात्कार के आरोपी हैं। ये प्रदर्शन में दिखे हैं, क्या उनको बचाना चाह रहा है कोई? या फिर 284 लूट के आरोपी जो प्रदर्शन के दौरान वहां भीड़ का हिस्सा बन गए थे, उनको कोई क्यों बचाना चाहेगा? 2873 ऐसे लोग प्रदर्शन में दिखे जिन पर पहले से किसी ना किसी तरह के अपराध के मामले दर्ज हैं, और कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है इन लोगों को कोई छूट देने से नहीं आपको झुकना होगा। कोई छूट देने से मना कर रहा है तो ये लोग सरकार को धमकी दे रहे हैं। क्या सरकार ने सौरभ दास और आशुतोष रांका को कहा था कि आपराधिक इतिहास वाले लोगों को भी हम छूट दे देंगे? ऐसी कोई बात आपने सुनी कहीं? बात प्रदर्शनकारियों की हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तो छूट दे ही दी है। और याद रखिएगा, इस देश में सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या का भी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट संसद के आदेश को भी रोक सकता है अगर वो संविधान के खिलाफ है तो। यहां तो सरकार के वादे की बात है। इतनी जानकारी तो इन जेनजी के योद्धाओं को होनी ही चाहिए। नहीं याद है तो आपको एक किस्सा बता देती हूं। संविधान में एक अनुच्छेद बहुत खास है, बताऊं कौन सा? अनुच्छेद 32, जो सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का पहरेदार बनाता है। इसी अनुच्छेद 32 पर जब 9 दिसंबर 1948 को भारत की संविधान सभा में बहस हो रही थी तो बाबा साहेब अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा
यदि मुझसे पूछा जाए कि इस संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान अर्थहीन हो जाएगा, तो मैं किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान की आत्मा है और यही इसका हृदय है, और वो था 32 नंबर। कहने का मतलब यह है कि हमारे संविधान ने इस बात के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं होने देगा। जंतर मंतर पर सिर्फ बाबा साहेब की तस्वीर लेकर नारे लगाने से काम नहीं चलता है। बाबा साहेब ने जो कहा है, अगर उसको पढ़ लेते तो ये नए नवेले आंदोलनकारी सरकार को धमकाने से पहले 10 मर्तबा सोचते। और कोर्ट ने जो कहा है उसमें गलत क्या है? देश के मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं क्या कि कानून तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए। 250 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। राज्य ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिससे पुलिस का मनोबल गिरे। ये किसी और ने नहीं, कोर्ट ने कहा है। और बिल्कुल सही बात है। प्रदर्शनकारियों की तकलीफ सबको दिख रही है और दिखनी भी चाहिए, मुझे भी दिखनी चाहिए। मैं आंख बंद नहीं कर सकती जेनजी की मांगों को लेकर, इन प्रदर्शन को लेकर नहीं आंख बंद कर सकती और नहीं करूंगी। लेकिन पुलिस कर्मियों की तकलीफ, क्या उस पर आंख बंद कर दूं? उस तकलीफ को कौन देखेगा? संसद के बाहर, जंतर मंतर के बाहर जो पुलिसकर्मी तैनात थे, वो कानून व्यवस्था के लिए थे ना। उन पर हमला करने वाले क्या सोचते हैं? वो प्रदर्शन की आड़ में बचकर निकल जाएंगे? जिन पुलिसकर्मियों ने आक्रामक रुख अपनाया, जिन्होंने पैलेट गन चलाई, उन पर कोई नरम रवैया नहीं अपना रहा और ना अपनाना चाहिए। राइट? कोर्ट ने साफ कह दिया है, प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा, दूसरे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे जाएं। कार्रवाई इनके खिलाफ भी होनी चाहिए। मतलब हर एक सच सामने आ ही जाएगा। फिर काहे का डर? हो जाने दीजिए जांच। जिसने गलत किया उसका चेहरा सामने आ जाएगा। ये प्रदर्शन की धमकी देकर इसको रोकने की कोशिश क्यों? किस बात का डर है? जो दीप के और उनकी टीम ये कह रही है कि केस नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। इनमें से कितनों ने प्रदर्शन के दौरान भीड़ को संभालने की कोशिश की? कोई एक चेहरा आपको दिखाई दे रहा है? सौरभ दास, वो रांका, वो दूसरा कौन है वो जो बर्गर खाने पहुंच गया था, दहिया, ये कोई भी दिखा आपको जो भीड़ को संभालने की कोशिश कर रहा हो? या किसी ट्रक पर खड़ा होकर ये कह रहा हो कि शांत, सब एक जगह बैठ जाओ, मैं यहां हूं। वो दीपके का एक बयान जरूर आया था, अरे मत करो मत करो मत करो, और उसके बाद पुलिस नीचे बुला रही है तो भैया ट्रक के दूसरी तरफ जा रहे हैं। इन तीनों को किसी और से नहीं, सांसद चंद्रशेखर आजाद से सीख लेना चाहिए। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये चंद्रशेखर आजाद है। ये भी अपने बहुत सारे छात्रों को साथ लेकर वहां पहुंचे थे, बहुत सारे प्रदर्शनकारियों को साथ लेकर पहुंचे थे, मंच पर दिखाई भी दे रहे थे। लेकिन जब हालात बेकाबू होते हुए दिखे तो पुलिस की जिप्सी के ऊपर खड़े होकर यह शख्स भीड़ को संभालने के लिए कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि प्लीज बैठ जाओ, वरना स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। क्या वो सुना सकते हैं कुछ सेकंड के लिए हम? मैं कह रहा हूं बैठ जाओ। और देखिए वहां से लेकर एकदम जहां जहां कैमरा दिख रहा है आपको, वो पूरी की पूरी रोड प्रदर्शनकारियों से भरी हुई है। और कोशिश यही हो रही है कि किसी तरह लोगों को कह दिया जाए कि बैठ जाओ, वरना पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। अब ऐसी तस्वीर कितने सीजेपी के नेताओं की तरफ से आई बताइए? भीड़ बुलाना एक बात है, भीड़ को संभालना दूसरी बात है। भारत के संविधान का सम्मान सबसे बड़ी बात है। राज्यसभा के पूर्व सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कानून के बड़े जानकार हैं, गेस्ट फैकल्टी भी आज। पहला सवाल आपसे यह है कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 5 निर्देश दिए। आपने वो 5 निर्देश देखे, आप उन निर्देशों को कैसे देखते हैं? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और सरकार का दायरा जो है वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, अलग है। सुप्रीम कोर्ट सरकार के कहने पे अपना काम नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक अपना फैसला देती है। तो अभी सेकंड दूसरी बात, हमें ये पता नहीं कि
वास्तव में ऐसा समझौता हुआ है या नहीं, और फिर भी इस समझौता का ऐसे समझौता जो इनफॉर्मल, ज्यादा से ज्यादा इनफॉर्मल समझौता है, वो सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है। नहीं, पर आप ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच जो शर्त मानी गई है वो कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगी, बाइंडिंग नहीं है। जो ये समझौता की बात किया जाता है, हाँ, सौरभ दास ने इसके बारे में इशारा दिया है, उसका क्या स्टैंडिंग है, उसका नेचर क्या है, उसका लीगली कानून के उसका क्या स्टैंडिंग है, वैल्यू क्या है उसका, और किसने कहा है? ये तो वन साइडेड अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ राइटिंग में है। एक किसने ये अंडरस्टैंडिंग की है? नहीं, लेकिन किसकी अथॉरिटी से ये हुआ है? अरे सर, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, सरकार के 2 मंत्री, सीजेपी के 2 नेताओं ने मिलकर किया है, और ये भी कहा है कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वो तस्वीर देखी, कोई अनाउंसमेंट तो थोड़ी अनाउंस किया गया सरकार की तरफ से, तो कुछ अनाउंसमेंट थोड़ी हुआ है कि हम फलाना करेंगे और फलाना नहीं करेंगे। नहीं, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ तो थे ना दोनों, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ तो कार्रवाई होगी नहीं। हाँ, नहीं सर, क्या सरकार को केस वापस लेने से रोका जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है? संविधान और कानून क्या कहता है इस पर? नहीं, संविधान और कानून की नजर में ऐसा कदम गलत होगा, क्योंकि जो एफआईआर दाखिल किए गए हैं उसको अंत तक ले जाना चाहिए, कंक्लूजन तक ले जाना चाहिए। यानी उसमें इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल प्रोसीजर को आप अभी रोक नहीं सकते। नहीं, और अगर रोक दिया गया, केस वापस हो जाते हैं, तो उसके क्या माने होंगे? ये देश के कानून के साथ खिलवाड़ है सबसे पहले, और देश की सुरक्षा और आम नागरिक की सुरक्षा को ये धमकी देता है। It threatens that. It threatens the security and safety of citizens. No, but CJP तो ये बिल्कुल गलत है। नहीं, लेकिन सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका कह रहे हैं कि केस वापस जल्दी नहीं होते हैं तो दोबारा धरने पर बैठेंगे, ऐसा आंदोलन करेंगे कि देश देखता रह जाएगा। इसे धमकी आप मान रहे हैं कि नहीं? वो तो अनप्रिडिक्टेबल है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, एनार्किक ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये धमकी दे सकते हैं, धमकी देना यानी उनके डीएनए में है तो है, लेकिन धमकी देना उचित नहीं है। मैं सिर्फ उतना ही कह सकता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो इनको सावधान रहना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए। नहीं, पर आपको नहीं लगता है कि ऐसे प्रोटेस्ट दोबारा हो सकते हैं? I don't know. It just depends ultimately how resourceful and operative word जो है is resourceful. Yeah, very cleverly you're using that word, resourceful. वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा तो वकील के। राम जेठमलानी के बेटे हैं आप सर, इतने बड़े वकील हैं। रिसोर्सफुल शब्द के बड़े माने हैं, मतलब रिसोर्स कहीं से आ रहा है, फंडिंग हो रही थी। फंडिंग तो हो रही थी। अभी मैंने सिर्फ सवाल उठाया है कि ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस, ऐसे प्रदर्शन, ऐसे इंतजाम, खाना पीना बहुत दिनों को, यानी ये लोग कम से कम 49 डेज का ये पूरा स्ट्रेच हुआ था, ये पूरा किस्सा, तो कुछ तो फंडिंग होगा। मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि फंडिंग तो है, किसने फंड, मैंने सवाल उठाया। या वेरी नाइस ऑफ यू आस्किंग क्वेश्चन। लेकिन सीजेपी के नेता सौरभ दास की वो तस्वीर आप पोस्ट करते हैं उमर खालिद के साथ, मतलब किस तरफ इशारा कर रहे थे? Why? What have I posted? I posted that he has connections. He has been friendly. He has been advocating the cases of these two people, of Omar Khalid and Sharjeel Imam. He's been doing that, and he has connections. He has other connections. And as far as his funding is concerned, I have said that he gets his funding from the same sources. नहीं, ठीक है, लेकिन आपके पास इसका कोई सबूत है? आपने तो सीधा सीधा सवाल खड़ा कर दिया उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ फोटो को लेकर। कोई ठोस प्रमाण है क्या? एनी प्रूफ? Yes, I will do it. देखिए, ये मेरा आदत नहीं है कि मैं ट्वीट करता हूं और फिर अपने ट्वीट्स पे मैं कमेंट करता हूं।
तो वो शायद उचित भी नहीं है, वो ठीक नहीं है। लेकिन जो मैं आज कह रहा हूं, यदि कल वो सही नहीं निकलता है तो फिर आप मुझे फिर टीवी के बुला के आप मुझे कह सकते हैं कि आप किस आधार पे ये कहा। नहीं, ये तो हम पक्का कहेंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। इतने कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं, वजह क्या है इसके पीछे? तो हम आगे देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। कहना उचित नहीं रहेगा, लेकिन जो मैं आज कह रहा हूं आप देख लीजिए उसका नतीजा क्या होगा और आगे के दिनों में क्या क्या एक्सपोजर्स निकलेंगे। जो बात जेठमलानी जी आप कह रहे हैं ये वाकई बहुत चौंकाने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बीजेपी सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत, उन्होंने प्रदर्शन के दौरान भद्दी भाषा और पीएम को गाली देने वाले युवाओं को नसीहत दी। सीजेपी के सौरभ दास को गुस्सा आया, फिर उसके बाद क्या हुआ वो बताऊंगी, लेकिन पहले वो गुस्सा आप देख लीजिए सौरभ दास का। देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने तो कंगना रनौत ने सौरभ दास के इसी बयान पर एक पोस्ट लिख दिया। इस पोस्ट में कंगना क्या कहती है? वो कहती है मैंने इस लड़के को गूगल किया, यानी इसके बारे में पता लगाया। वो सिर्फ 28 साल का है, यानी सौरभ दास 28 साल के, और वो खुद को स्टूडेंट बताता है। मुझे तो कोई क्लू ही नहीं है। हाँ, मैं राजनीति में पिछले 2 साल से हूँ, लेकिन पब्लिक लाइफ में पिछले 20 साल से हूँ। उसकी उम्र में मेरे पास पहले से ही 2 नेशनल अवार्ड्स थे 28 साल की जब वो थी। नए सांसद के रूप में मुझे सब कुछ ओवरवेलमिंग लग रहा था। इतना काम था क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर भी हूँ, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, स्क्रीन राइटर भी हूँ, एंटरप्रेन्योर भी हूँ। लेकिन उसके जैसा कोई एक भी व्यक्ति जो बिल्कुल बेकार और बेरोजगार है, वो कभी भी समझ नहीं पाएगा कि मैसिव डिमांड में रहना क्या होता है, हर उम्र में, हर समय इस तरीके से। डियर सौरभ, तुम्हारी प्रॉब्लम पर्सनल है। तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम बिल्कुल बेकार हो। चलो सीखना शुरू करते हैं कुछ स्किल्स, और ये अच्छी शुरुआत हुई। कंगना ने अपने पोस्ट के जरिए आड़े हाथों लिया सौरभ दास को। कंगना रनौत स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं, शब्दों का इस्तेमाल बेहतर जानती हैं, लेकिन इस देश के नए नवेले प्रदर्शनकारियों को शब्दों का इस्तेमाल शायद उतना बेहतर नहीं आया, खासकर वो लोग जो लगातार गालियां दे रहे थे, और गालियों की जगह उनके पास कुछ भी नहीं था अलावा गाली देने के, और वो इस तरीके की अब्यूजिव लैंग्वेज थी जो किसी भी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकती। और जिस तरीके की गालियां दी गई, शब्दों का इस्तेमाल किया गया, आखिर में जिन जिन ने इसका प्रयोग किया था उन्हें शर्मसार होना पड़ा, और माँ बाप को। लेकिन भीड़ के बीच जब उन्हें तालियां मिल रही थी तो वो ये सब देख ही नहीं पाए। बाद में बहुत तकलीफ पहुंची। भीड़ के उत्साह में जब प्रदर्शनकारी भूल जाते हैं कि पुलिस पर हमला असंवैधानिक है, बाद में कानूनी रास्ता परेशानी का सबब बनेगा, ये वो उस वक्त सोचते ही नहीं। और जो नए नए विजेता बने हैं वो देश के संवैधानिक रास्तों को बदल नहीं सकते। संविधान अपना काम करता है, और इसीलिए जब ये तमाम लोग, और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कानून को बहुत अच्छे से पढ़ते और कवर करते रहे, वो ये कहते हैं कि नहीं, सरकार ने हमसे वादा किया है, पर सरकार थोड़ी सुप्रीम कोर्ट को कुछ कह सकती। अब आगे बढ़ रहे हैं पाठशाला में। प्लास्टिक के नए नोट वाला चैप्टर आपके सामने रख रही। अब तक आपने सुना होगा हीरा है सदा के लिए, लेकिन अब भारत में आने वाले हैं ऐसे नोट जो लंबे समय तक साथ निभाएंगे। बारिश का मौसम है जी। ऐसे में अक्सर लोगों को क्या चिंता रहती है, हालांकि बहुत सारे तो अब हाँ मोबाइल फोन से हो जाते हैं, लेकिन जिनके पास भी जेब में नोट होते हैं उनकी चिंता क्या होती है, ये भीग ना जाए, कहीं पसीने से भी अगर बारिश ना हो तो गल ना जाए।
बार बार मोड़ने और इस्तेमाल करने से फट ना जाए, ये चिंता रहती है ना। लेकिन जरा सोचिए, अगर नोट बारिश में भीग जाए, पानी में गिर जाए, पसीने से तर हो जाए, महीनों तक जेब और पर्स में घूमता रहे, फिर भी उसकी चमक और मजबूती उसकी पहचान बनी रहे, तो आप मानेंगे? मानना पड़ेगा, क्योंकि अब देश में ऐसे पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी हो रही है। और मेरे पास भी उसका एक एग्जाम्पल मौजूद है। ये नोट यहां का नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का नोट है। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का नोट है। और इस नोट की खासियत क्या है मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन कुछ ऐसी ही तर्ज पर इस नोट को बनाया जाएगा। ये प्लास्टिक का नोट है, देख रहे हैं आप? मैं तो महसूस कर पा रही हूं, ये प्लास्टिक का नोट है। पारंपरिक कागज के नोट की तुलना में कहीं ज्यादा टिकाऊ। केंद्र सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। भारत में 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोट लाने की तैयारी हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले फेज में 10 और 20 के 100 करोड़ यानी कुल 200 करोड़ प्लास्टिक नोट छापेगा। इसमें करीब 3000 करोड़ का खर्च आएगा। आरबीआई का कहना है कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट होगा। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में दूसरे नोट भी पॉलीमर प्लास्टिक में छापे जा सकते हैं। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लास्टिक के साथ साथ पुराने कागज के नोट भी चलते रहेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर प्लास्टिक के नोटों की जरूरत क्यों पड़ी? ये कागज के नोट से कितने अलग होंगे? क्या इनके आने से नकली नोटों पर लगाम लगेगी? क्योंकि देश के सामने ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आज मैं आपको प्लास्टिक का नोट जो अब तक दिखा रही थी, इसकी खासियत बताऊंगी। खासतौर पर हमने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया है। आपको इस नोट के पीछे की कहानी भी बताऊंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसे मजबूती के लिए नहीं लाया था, इसे मजबूरी में लाया था। भारत में आने वाले प्लास्टिक नोट के बारे में आपको आगे विस्तार से बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको असली प्लास्टिक का नोट और इसकी जानकारी दे देती हूं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इस प्लास्टिक के नोट को छापा था। इसका आधिकारिक नाम है पॉलीमर बैंक नोट्स। ठीक है, ये देखिए, आवाज आ रही है, ये प्लास्टिक की है आवाज। ठीक है, अब मैं इसे कितना भी तोड़ मरोड़ लूं, ये ठीक हो जाएगा। अब अगर मुझे पानी दीजिएगा, ठंडा पानी। हाँ हाँ, कोई भी दे दीजिए, वो ग्लास दे दीजिए। बहुत खूब। अब ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के, और इस नोट पे दिख रहा है पानी, लेकिन इस नोट को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ही नोट आपके जेब में भी होगा। ये जो पॉलीमर बैंक नोट है, इसकी प्रिंटिंग 6 लेयर में होती है। मतलब ये प्लास्टिक एक बार प्रिंट होकर निकलेगा तो उस पर एक फीचर होगा प्रिंट, फिर वापस इसे प्रिंटर में डाला जाएगा तो फिर दूसरा फीचर, फिर डाला जाएगा तीसरा, ऐसे करके 6 लेयर में इसकी प्रिंटिंग होती है। सबसे बड़ी पहचान आपको पता है इसकी क्या है? ये ट्रांसपेरेंट विंडो दिखाई दे रही है? हाँ जी। देखिए जी। हाँ, ये ट्रांसपेरेंट विंडो है। अब कैसे पता पड़ेगा ये ट्रांसपेरेंट विंडो है? देखिए, ये बोर्ड बाबू का दोस्त दिखा। अब इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, ये देखिए, है ना? ये ट्रांसपेरेंट विंडो जो है, ये इसकी खासियत है। इसमें चिड़िया है, इसमें एक मॉन्यूमेंट है, एक स्टार है, और बहुत सारी चिड़िया है। उभरी हुई प्रिंटिंग भी है इसमें। उसे कहते हैं इंटैग्लियो प्रिंटिंग। मतलब उभरी हुई प्रिंटिंग क्या होती है? ये तो भाई थोड़ा गीला हो गया है। मतलब जब आप इसे छुएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, इसकी फील अलग होगी। थोड़ा जूम कर दीजिए, कैम 5 पर आइए जरा। ये देखिए, ये जो है
इसका उभार अलग अलग तरीके से आपको पहचान। अब जब आप सिग्नेचर किए हुए इस वाले इलाके पर छुएंगे तो अलग फील है। आप क्वीन एलिजाबेथ के बालों पर हाथ लगाएंगे तो वो फील अलग है। आप इस वाले हिस्से को छुएंगे तो ये वाली फील अलग है। इसे कहते हैं इंटैग्लियो प्रिंटिंग, है ना। अच्छा, मुझे आवाज आई, किसी ने कहा फाड़ के दिखाओ। लो, तेज फाड़ू ना भैया, और कितना तेज फाड़ दूं? नहीं फट रहा है ना। नहीं हो रहा है। आंखों से जो लाचार लोग हैं, मतलब जिन्हें दिखाई नहीं देता है, वो कैसे पहचान करेंगे इस नोट की, पता है आपको? इसमें खासियत है। आप पता नहीं आप लोगों को दिखाई, थोड़ा जूम कीजिए ना। ये यहाँ पर एक डॉट है, उस डॉट को ऐसे हाथ लगाएंगे ना तो आपको पता लग जाएगा। टैक्टाइल फीचर, अगर 10 होगा तो 2 डॉट होंगे, और ऐसे ही वो डॉट्स निर्धारित है। फ्रंट पे क्वीन एलिजाबेथ II की है, पीछे जो है उनका पार्लियामेंट हाउस है। ऑस्ट्रेलिया ने $5 के नोट पर क्वीन एलिजाबेथ II की तस्वीर क्यों लगाई, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। ब्रिटेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया की भी वो संवैधानिक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसीलिए, और इस समय किंग चार्ल्स III है। राष्ट्रीय पहचान वाली चिड़िया ईस्टर्न स्पाइनबिल भी इसमें है। और पता है आपको, ये इसको यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर अगर रख लें तो गजब की अनदेखी तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखेंगी। तो ऐसा ही नोट अब हमारे पास भी होगा। ये $5 है। अगर ये $1 होता तो इसकी कीमत $66.59 थी। अभी कितनी हुई? $300, नहीं माफ कीजिएगा, $332.94। ये अब आपका चहेता सेगमेंट सोचा है कभी। भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसके गर्भगृह का तापमान प्रचंड गर्मी में भी 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता। यानी बाहर कितनी ही तपिश क्यों ना हो, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, मंदिर के अंदर का मौसम सर्द। ये मंदिर कहाँ है पता है? ओडिशा के टिटलागढ़ में। धवलेश्वर शिव मंदिर के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। टिटलागढ़ भारत के सबसे गर्म इलाकों में गिना जाता है, और यहाँ का तापमान गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी पहुंच जाता है। लेकिन मंदिर के अंदर का तापमान इतना गिर जाता है कि पुजारियों को रजाई ओढ़नी पड़ती है। रिसर्च के मुताबिक गर्भगृह में ठंडक के पीछे मंदिर की अनोखी बनावट है। कुमुदा पहाड़ी के नीचे प्राकृतिक गुफाओं और दरारों का एक खास ढांचा है वहां पर। इन गहरी चट्टानों के बीच से होकर गुजरने वाली हवा कुदरती जल सोर्सेज और रिसोर्सेज के संपर्क में आ जाती है, और इसी वजह से वो बेहद ठंडी हो जाती है। और जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो यही ठंडी हवा मंदिर के गर्भगृह में फंस जाती है, जमा हो जाती है, जिससे वहां का तापमान सिर्फ 10 डिग्री तक पहुंच जाता है, केवल 10 डिग्री। मौका मिले तो ओडिशा जाइए और खुद महसूस कीजिए इस शिव मंदिर की इस अलौकिक ऊर्जा को। चलिए, घंटी बज गई है, मुझे जाना है। हाँ, कल आ जाएंगे टाइम से 8:50 पर। टाइम्स नाउ नवभारत देखते रहिएगा, लेकिन आना कहाँ है?